स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th की ज्योग्राफी। तो देखिए अभी हम लोग चैप्टर नंबर 2 को पढ़ रहे हैं जिसका की नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। इस चैप्टर के अंतर्गत हमने भारत को विभाजित किया विभिन्न प्रकार के भौतिक प्रदेशों के आधार पर। तो अभी तक हम लोगों ने क्या चीज पढ़ी है और आज क्या चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस चीज को समझिए जरा आप। तो ये यहां आप देख सकते हैं, ये भारत का मैप है और भौतिक रूप से इसको देखिए कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था। 6 पार्ट के अंदर हम लोगों ने डिवाइड किया था। अब ये पार्ट कौन कौन से हैं और उसके अंतर्गत हम लोग कौन कौन सी चीजें पढ़ चुके हैं, पहले यहां देखिए। तो सबसे पहले हमने इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ा था उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जिसके अंदर हमने हिमालय का डिटेल से अध्ययन किया था। तो देखिए हिमालय के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि हिमालय की जो सबसे उत्तर की तरफ जो श्रृंखला है, जो कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है, इसको क्या नाम दिया था? काराकोरम। काराकोरम के बाद में देखिए एक अन्य श्रृंखला जिसका नाम लद्दाख और उसके बाद जास्कर। इन 3 श्रृंखलाओं को हमने पढ़ा। उसके बाद जो मुख्य हिमालय है ये भी 3 श्रृंखलाओं के अंदर विभाजित था और इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहली जो श्रृंखला है हिमालय की वो इस प्रकार से, जिसको कि हमने वृहत हिमालय कहा, महान हिमालय। तो इस प्रकार से ये महान हिमालय है, हिमालय की सबसे अंदर की श्रृंखला है ये। उसके बाद में हिमालय की जो अन्य श्रृंखला जिसका कि नाम है मध्य हिमालय, इसको भी हमने देखा था। मध्य हिमालय के बाद हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला है जिसको कि शिवालिक कहा जाता है, तो शिवालिक के बारे में भी हमने अध्ययन किया था। तो ये हिमालय के इस प्रकार से विभाजन किया गया था। इस पार्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। यूरेशियन प्लेट से जब इंडियन प्लेट टकराई थी तो बीच में जो सागर था जिसका कि नाम टेथिस सागर था, उसके मलबे का जो वलन पड़ा था, यानी कि जो फोल्ड हो गया था मलबा, उसी की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। इन 2 प्लेटों के टकराव के बाद बीच में जो गड्ढे नुमा एक स्ट्रक्चर रह गई थी, उसको बाद में देखिए हिमालय के द्वारा बहने वाली नदियों ने क्या किया, उस बीच के भूभाग को मिट्टी से अवसादों से भर दिया। इस पार्ट को हमने क्या कहा था? उत्तर का विशाल मैदान। तो देखिए ये अभी हमने यहां पर देखा हिमालय, और हिमालय के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हिमालय हो गया पहला पार्ट। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं यहां पर उत्तर का मैदान, इस चीज को भी हम देख चुके हैं। उत्तर का मैदान इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था, इस प्रकार से विस्तृत इस चीज को पढ़ा। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार कौन सा है? भारत का सबसे पुराना जो भूभाग है वो है प्रायद्वीपीय पठार। और ये चीज देखिए हिमालय की उत्पत्ति में भी हमने पढ़ी थी कि भारत का ये जो नीचे वाला हिस्सा है, जो प्रायद्वीपीय भाग है, जो कि 22 डिग्री अक्षांश, यहां से 23 डिग्री अक्षांश, जो कि इस प्रकार 8 राज्यों से गुजरता है, 23.5 डिग्री, वो क्या है? कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा से थोड़ा सा नीचे 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से नीचे का जो भाग है ये क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ऐसा भूखंड है जो कि 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। इसलिए पठार क्यों? क्योंकि ये जो क्षेत्र है इस प्रायद्वीप के भारत का, ये ऊपर उठा हुआ है, इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। ये चीज हमने डिस्कस की। तो देखिए कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वो इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से कल हमने डिस्कस किया था। इस प्रकार से जो प्रायद्वीपीय पठार, यहां पर अरावली रेंज देखेंगे अभी, ये जैसे मालवा का पठार है, इस प्रकार से ये झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में ये विस्तृत है। यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार, इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हमने देखा था ये पूर्वी घाट है, और इसी प्रकार से इस तरफ आप लोग देखेंगे यहाँ पर पश्चिमी घाट फैला हुआ है। ये जो हरा क्षेत्र मैंने बनाकर दिखाया है आपको यहाँ, ये क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है। ये प्रायद्वीपीय पठार है। यही टुकड़ा आकर यूरेशियन प्लेट के साथ टकराया था, जिसकी वजह से हिमालय का निर्माण हुआ, उत्तर के मैदान का निर्माण हुआ था। तो ये 3 चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि 3 जो भौतिक विभाजन है भारत के, इनको हमने डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे?
जो बचे हुए भौतिक विभाजन हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए कौन कौन से भाग को हम पढ़ेंगे। हमारा एक तो ये वाला क्षेत्र रह गया है जो कि राजस्थान वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं। यहां पर अरावली पर्वत है और यहां का जो क्षेत्र है ये क्या है, मरुस्थल है, रेगिस्तान है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे जिसको कि हम थार रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे ये पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट। उसके बाद में यहां पर आप हरे और ब्लैक कलर के बीच का जो क्षेत्र देख रहे हैं ये प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत शामिल नहीं है। ये स्ट्रक्चर जो भूमि का टुकड़ा मैंने आपको बताया यूरेशियन प्लेट के साथ टकराया था वो केवल यही था जो कि ग्रीन कलर में पार्ट बनाया गया है। ये जो भाग आप देख रहे हैं ये बाद में डेवलप हुआ है और किस प्रकार से डेवलप हुआ है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से बहने वाली जो नदियां हैं उन्होंने क्या किया है, यहां पर अवसाद अपना डाला है जिसकी वजह से यहां पर किनारों का निर्माण हुआ है जिसे कि हम तट कहते हैं। तो ये तटवर्ती मैदान भी कह सकते हैं और तट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक विभाजन ये है। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत के द्वीप समूह के बारे में, आर्चिपिलागो यानी द्वीपों का जो समूह है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर कौन कौन से हैं देखिए, एक तो हम यहां पर एक द्वीप देखेंगे जिसका कि नाम लक्षद्वीप है और यहां पर एक द्वीप पढ़ेंगे यहां पर बंगाल की खाड़ी में जिसका कि नाम है अंडमान और निकोबार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास और स्टार्टिंग करेंगे कहां से, जो थार का मरुस्थल है यहां से, जिसको कि भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है। तो यहां पर देखिए ये ग्रीन जो क्षेत्र दिखाया गया है ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। और यहां पर कल मैंने बताया था आपको कि गुजरात वाले क्षेत्र से लेकर किस प्रकार, आप देखिए रेड कलर में आप देख रहे हैं जो ये क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला है जो कि गुजरात से लेकर कहां तक, दिल्ली तक विस्तृत रूप से फैली हुई है। अरावली, ये अरावली श्रृंखला है। तो अरावली के पश्चिम में देखिए अरावली है तो अरावली का पूर्व कौन सा तरफ हो गया, पूर्व इस तरफ है, बात हो रही है पश्चिम की तरफ। तो अरावली के आप पश्चिम में देखेंगे यहां पर, तो ये जो भूभाग है ये क्या है, मरुस्थल है। यहां पर बालू में रेत के टीले पाए जाते हैं, मरुस्थलीय भूमि है। इसे क्या कहते हैं, इसी को थार मरुस्थल कहा जाता है। ये क्या है, थार है। इसी के बारे में हम लोगों को देखना है। तो देखिए पिछली क्लासेज में हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखिए जिस प्रकार से कक्षा 7th की जो ज्योग्राफी थी उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था सारा मरुस्थल के बारे में। तो मरुस्थलों में क्या है कि क्या कारण है कि मरुस्थल कहलाई जाती है कोई भूमि। तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो वर्षा होगी वो बहुत ज्यादा कम होगी, उसके अलावा यहां की जो जलवायु है वो बहुत ज्यादा शुष्क रहेगी। मरुस्थल दो प्रकार के हो सकते हैं, यहां पर ये गर्म मरुस्थल है और उसकी बजाय आप देखेंगे जो भारत के यहां पर लद्दाख स्थित है वो शीत मरुस्थल यानी कि ठंडे रेगिस्तान का एग्जाम्पल है। तो यहां पर जो थार मरुस्थल की बात हो रही है कैसा है, गर्म मरुस्थल है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वालिटी दोनों की एक ही है, वर्षा कम रहेगी और जो हवा है उसके अंदर क्या रहेगी, नमी बिल्कुल नहीं रहेगी, हवाएं शुष्क रहेंगी। तो देखिए आप इसका विस्तार समझ गए हैं कि किस प्रकार से जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसके पश्चिमी भाग पर स्थित है थार मरुस्थल। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि देखिए अगर बात की जाए कि थार मरुस्थल में जो वर्षा है ये कितनी होगी, बहुत कम होती है। देखिए कितनी, 150 mm यानी कि मिलीमीटर ये वार्षिक, इससे भी क्या रहेगी, कम रहेगी वर्षा। या फिर सेंटीमीटर में कहें हम लोग तो देखिए सेंटीमीटर में कितना, 25 सेंटीमीटर यानी कि 25 सेंटीमीटर वार्षिक से क्या रहेगी, कम वर्षा रहेगी। तो ये क्या क्षेत्र रहेगा, ये मरुस्थल की यहां पर क्वालिटी बताई जा रही है थार मरुस्थल की। उसके अलावा देखिए दूसरा पार्ट क्या होगा कि यहां की जो जलवायु है वो कैसी होगी, गर्म जलवायु होगी और उसके अलावा जो हवाएं हैं उनके अंदर नमी नहीं होगी यानी कि शुष्क होगी। तो जलवायु कैसी रहेगी, मैंने आपको बताया कि जलवायु गर्म और प्लस में शुष्क रहेगी। अब जलवायु इस प्रकार की रहेगी तो क्या इस भूभाग में वनस्पति पाई जाएगी, तो वनस्पति बहुत ज्यादा विरल होगी, बहुत कम मात्रा में आपको यहां पर वनस्पति देखने को मिलेगी। अगर वनस्पति आप देखेंगे तो किस प्रकार की वनस्पति मिलेगी, जीरोफाइट्स यानी कि मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति आपको यहां पर मिलेगी। ऐसी वनस्पति होती है मरुद्भिद यानी कि जिनको यानी कि फसल यानी कि ऐसी
ऐसी वनस्पति जिनको पानी की कम आवश्यकता रहती है, ठीक है, जिन्होंने अपने आप को रूपांतरित कर लिया है कम पानी के हिसाब से, जैसे कि नागफनी है, यानी कि कैक्टस को आप लोग देख सकते हैं, उसके जो पत्तियां थी वो रूपांतरित हो गई हैं कांटों के अंदर। इसी प्रकार से भाई बबूल का पेड़ है, पत्तियों के स्थान पर क्या है, कांटे मिलेंगे, ताकि जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है उसको वो कम कर सके और पानी के लॉस को कम कर सके। इसके अलावा आप जड़ें भी देखेंगे तो वो कैसी मिलेगी, यानी कि बहुत गहरी गहरी होंगी, जो कि जल को आसानी से अवशोषित कर सकती है। इस प्रकार की वनस्पति आपको मिलेगी थार के मरुस्थल में। और क्या क्या क्वालिटी है, देखिए यहां पर आपको मिलेंगे बरकान। बरकान क्या चीज है, यानी कि जो बालू रेत के टीले ही हैं। बरकान यानी क्या है, बालू रेत के टीलों का ही एक प्रकार है। टीले क्या है, आपने देखा होगा कि भाई राजस्थान की इमेज आप जब सोचते हैं मन में तो बड़े बड़े टीलों की संरचना, टीवी में भी देखा होगा, ऊंट या फिर रेगिस्तान के सीन। इस प्रकार से जो मिट्टी के बड़े बड़े ढेर होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, बालू का स्तूप कहा जाता है। यही क्या है, इन्हीं को ही रेत के टीले भी कहा जाता है, टीबे भी कह दिया जाता है। तो रेत के टीलों का ही एक प्रकार है जिसको कि क्या कहते हैं, बरकान कहा जाता है। अब भाई टीला इस प्रकार से होगा, लेकिन किसी क्षेत्र में क्या है कि जो हवाओं के बहने की दिशा है वो एक ही दिशा में रहेगी, यानी कि हवाएं इस प्रकार से बह रही है तो इसी प्रकार से बहती रहेंगी, जिसकी वजह से क्या है, ये रेत के टीले को इस प्रकार से यहां से हवा आएगी तो काट कर ऐसी संरचना दे देगी, यानी कि अर्धचंद्राकार संरचना दे दी टीले को इस प्रकार से। तो ये टीला क्या कहलाएगा, इसी को बरकान कहा जाता है। तो यहां पर क्या मिलेंगे, आपको बरकान दिखाई देंगे और लंबवत प्रकार के भी टीले यहां पर दिखाई देंगे। जो आप देखेंगे यहां पर जो इंडो पाक, यानी कि यहां पर पाकिस्तान है, भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान, और ये जो भारत की सीमा पर जो थार मरुस्थल का विस्तार है, यहां पर आपको लंबवत टीले भी दिखाई देंगे, यानी कि इस प्रकार से सीधे टीले भी दिखाई देंगे। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो यहाँ की जलवायु है वो कैसी है, गर्म और शुष्क है। अब नतीजा भाई इतना यहाँ पर गर्म और शुष्क है, और उसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो वर्षा का वितरण है वो भी यहाँ पर कम है। तो क्या इस भूभाग में कोई नदी पाई जाएगी, तो नदी नहीं मिलेगी। अगर देखिए वर्षा ऋतु के समय आप देखेंगे तो आपको छोटी छोटी सरिताएं, यानी कि छोटी छोटी धाराएं, जिनको कि छोटी नदियां भी कह सकते हैं, इस प्रकार की नदियां आपको बहती हुई यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। लेकिन यहाँ की अगर मुख्य नदी की बात की जाए तो वो कौन सी नदी है, देखिए अरावली पर्वत से ही एक नदी निकलती है इस प्रकार, और जो कि यहाँ से थार मरुस्थल से बहते हुए गुजरात में जाते हुए क्या है, बीच में ही लुप्त हो जाती है, यानी कि पूरा समुद्र तक भी नहीं पहुंच पाती। ये किस नदी को कहा, ये कौन सी नदी है, यहाँ पर लूनी नदी यहाँ पर होगी, ठीक है। कौन सी नदी, लूनी नदी है यहाँ पर, जो कि समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, बीच में ही लुप्त हो जाती है। तो देखिए मैंने कौन सी नदी बताई आपको, लूनी नदी। लूनी नदी है, ये चीज ध्यान रखनी है। और लूनी नदी कहां पर, इस प्रकार से राजस्थान से प्रवाहित होते हुए गुजरात में जाकर ये भूमिगत हो जाती है ये नदी, ये चीज ध्यान रखनी है। तो बस थार का मरुस्थल में इतना ही है, कुछ ज्यादा नहीं बताया गया है बुक में। उसके बाद बढ़ेंगे आगे, जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है ये अभी हम देखेंगे। देखिए तटीय मैदान, तटीय मैदान। अब तटीय मैदान कौन से हैं, अभी मैंने आपको बताया कि जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रीन और ब्लैक कलर के बीच में, ये क्या है, मैदान है, जो कि दोनों तट पर आप देख सकते हैं। ये जो पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है। अगर विस्तार की बात की जाए तो विस्तार आप लोग देख सकते हैं, यहां अरब सागर से लेकर इस प्रकार पूरी बंगाल की खाड़ी तक, यहां तो बांग्लादेश है, तो अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक क्या पाया जाएगा, एक तटीय मैदान पाया जाएगा। और इस तटीय मैदान को दो भाग में विभाजित किया जा सकता है, पश्चिमी तटीय मैदान और ये पूर्वी तटीय मैदान। तो यहां पर लोकेशन आप लोग नोट करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि देख कहां से, अरब सागर से ये कहां तक, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी तक आपको मिलेंगे। और दो प्रकार बताए मैंने आपको, एक तो है ये पश्चिमी तट है और दूसरा पूर्वी तट है। अगर पश्चिमी तट की बात की जाए कि पश्चिमी तट कौन सा है, तो यहां पर कल हम लोगों ने पढ़ा था कि इस प्रकार से जो तापी नदी है उसके मुहाने से लेकर इस प्रकार देखिए बीच में यहां पर नीलगिरी पर्वत है, जहां पर कि ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं। तो देखिए
ये पश्चिमी घाट है ठीक यहाँ पर, इसकी यानी कि पूरा ग्रीन के साथ यहाँ पर टच है, इस प्रकार से पश्चिमी घाट का विस्तार हुआ है, ये पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट से ये जो अरब सागर है, यहाँ पर अरब सागर है, ये पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का जो क्षेत्र है इसी को क्या कहा जाएगा, यही क्या है आपका पश्चिमी तट है। तो लोकेशन और डिटेल से आप लोग समझ गए हैं, मैंने बताया पश्चिमी जो तट है ये कहां है, पश्चिमी घाट और कहां पर, अरब सागर के बीच में। अरब सागर के जो बीच का क्षेत्र है ये क्या है, पश्चिमी घाट कहलाएगा। उसके अलावा देखिए अब ये जो यानी कि जो मैदान है, तटीय मैदान है या फिर जो तट है, इनको किस किस नाम से जाना जाता है। अलग अलग राज्यों में इसके स्थानीय नाम अलग अलग हैं, मैं आपको सारे नाम बता दूंगा। बुक में केवल यही बताया गया है कि जो पश्चिमी तट है इसको देखिए 3 भाग में डिवाइड किया गया है। जो उत्तरी तट आप देखेंगे इसको कोंकण तट बताया गया है, जो बीच का है इसको कन्नड़ तट कहा गया, और जो नीचे का है यानी कि दक्षिणी तट है इसको मालाबार तट कहा गया है। इतना ही काफी नहीं है, आप लोग जान लीजिए कि किन किन प्रदेशों में इस तट को क्या क्या नाम दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए आप यहां पर क्या है, कच्छ की खाड़ी है। तो कच्छ की खाड़ी से लगता हुआ ये जो तट आप देख रहे हैं, यहां कच्छ की खाड़ी है, ये कच्छ की खाड़ी से लगता हुआ ये जो तट है, इस प्रकार से इस तट को क्या नाम दिया गया है, ये है कच्छ का तट। ये कौन सा तट हो गया, कच्छ का तट कहा जाता है इसको। और कौन सा है, ये वाला कच्छ का तट। उसके बाद ये आप खंबात की खाड़ी देख रहे हैं यहां पर, तो खंबात की खाड़ी वाला ये जो तट है इस प्रकार से, यानी कि भाई गुजरात से लेकर मुंबई तक भी बोल सकते हैं आप। ये जो तट आप देख रहे हैं यहां पर, इसको क्या कहा जाता है, इसको सौराष्ट्र कहा जाता है। सौराष्ट्र भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है, काठियावाड़, काठियावाड़ तट इसको कहा जाता है, ये वाला तट। उसके बाद आप लोग देखेंगे मुंबई से गोवा तक, या फिर भाई पूरा महाराष्ट्र वाला जो तट है इस प्रकार से, ये क्या कहलाएगा, यहां पर ये देखेंगे महाराष्ट्र वाला जो तट है इसको क्या नाम दिया गया है, इसको कोंकण तट कहा गया है। कोंकण तट है ये चीज ध्यान रखनी है। तो महाराष्ट्र के नीचे आप देखेंगे यहां पर कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है, इस प्रकार से कर्नाटक की बाउंड्री है। तो कर्नाटक के हिस्से के अंदर जो तट आता है उसको क्या नाम दिया गया है, कई नामों से जाना जाता है, ये चीज नोट करेंगे। तो ये जो तट है खासकर, ठीक है, कर्नाटक वाले क्षेत्र का जो तट है इसको देखिए क्या क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है कानारा तट, कानारा तट भी कहा जाता है, काकानारा तट भी कहा जाता है, कनारा और काकानारा। उसके अलावा बुक में जो दिया गया है कन्नड़ तट भी इसको कहा जाता है, ठीक है, कानारा, काकानारा और कन्नड़ तट ये हो गया। उसके बाद जो लास्ट हमारा ये राज्य बचा है ये है केरल, और केरल का जो तट है इसको किस नाम से जाना जाता है, मालाबार तट है। ये कौन सा तट है, यहां पर मालाबार तट, ठीक है, याद रखेंगे। हिस्ट्री में भी बहुत बार ये सब नाम आते हैं, मालाबार, ये चीजें ध्यान रखनी है। मालाबार तट हो गया ये। इसके बाद देखिए ये तो बात हुई जो पूर्वी जो तट है उनकी, तट है या फिर तटीय जो मैदान है, ये सेम ही बात है। ये हो गए पश्चिमी। उसके बाद बात करेंगे पूर्वी तटीय मैदान की। यहां पर किस किस तट को यानी कि प्रदेश के आधार पर किस किस नाम से जाना जाता है, ये चीज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये बीच का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये तो पश्चिमी बंगाल है, ये वो है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता हुआ ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यहां पर इस प्रकार से, ये बांग्लादेश, ये है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिमी बंगाल है ये। तो पश्चिमी बंगाल का जो तट है यहां पर आप देखेंगे, ये जो तट है छोटा सा पश्चिमी बंगाल का, इसको क्या कहा जाता है, वेंगा तट कहा जाता है। ये कौन सा है, वेंगा तट, वेंगा तट है। अब पश्चिमी बंगाल से आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर जो क्षेत्र आप देख रहे हैं उड़ीसा वाला, उड़ीसा का जो क्षेत्र है इसके तट को हम किस नाम से जानते हैं, उत्कल तट। यहां पर क्या हो गया आपका, उत्कल, यहां पर लिख लेंगे उत्कल तट। उत्कल तट यानी कि उड़ीसा से नीचे वाले क्षेत्र की तरफ आएंगे, आंध्र प्रदेश जो कि है इस प्रकार से। तो आंध्र प्रदेश का जो तट है इसको किस नाम से जानते हैं, इसको उत्तरी सरकार कहा जाता है। क्या कहेंगे, उत्तरी सरकार।
ध्यान रखना है, हिस्ट्री में कई बार नाम आते हैं कि उत्तरी सरकार तट, मालाबार तट, तो ये लोकेशन समझ लेंगे। तो ये उत्तरी सरकार तट है। उसके बाद जो लास्ट हमारा राज्य यहां पर बच गया है जिसका कि क्या नाम है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के अंदर इस तट को क्या कहा जाता है, देखिए कोरोमंडल, कोरोमंडल तट है ये, कोरोमंडल तट। तो इस प्रकार से ये जो तटीय मैदान है इनका विभाजन हम लोगों ने किया। इतना ही है चैप्टर के अंदर, और भी आपको ज्यादा बताया गया है उसकी अपेक्षा। ये सब चीजें आप नोट करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ेंगे आगे। जो हमारा अंतिम पार्ट बचता है अभी इस चैप्टर का, वो कौन सा है, अब ये द्वीपीय जो समूह है इनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है ये रहेगा द्वीप समूह है। द्वीप समूह में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लक्षद्वीप को। तो लक्षद्वीप की लोकेशन देखिए क्या है, जो मालाबार तट है यानी कि केरल से समीपी, आप देखेंगे केरल के समीपी यानी कि यहां पर, तो यहां पर आपको एक द्वीपों का समूह दिखाई देगा जिसको कि लक्षद्वीप कहा जाता है। यहां पर इस प्रकार से, ठीक है, छोटे छोटे कई द्वीप हैं इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे मैप पर। तो इनको ही क्या कहा जाता है, ये आपका हो गया लक्षद्वीप। ये क्या है, लक्षद्वीप है। तो इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो लक्षद्वीप की पोजीशन आप लोग समझ गए हैं, कौन से समुद्र के अंदर स्थित है, कौन से सागर में। तो भारत का यहां पर देखिए जो पश्चिमी भाग है, यहां पर जो आपको मिलेगा सागर, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण में आप लोग जाएंगे तो हिंद महासागर मिलेगा। तो यहां पर ये जो समुद्र है ये कौन सा है, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में मालाबार तट के समीप यानी कि मालाबार तट की सीध में आप लोग देखेंगे इस प्रकार से केरल से, तो यहां पर आपको मिलेगा लक्षद्वीप। ये आप लोकेशन इसकी जान गए हैं, और चीजें भी नोट करें। तो देखिए अभी ये चीज लिख ली है आप लोगों ने, मालाबार तट के समीप। तो इसके बारे में एक जो खास बात है ये है परवाल से निर्मित है। ये द्वीप किससे बना हुआ है, परवाल द्वारा निर्मित है। परवाल क्या है, अभी इस चीज को हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग सिर्फ इतना जान ले कि ये परवाल के द्वारा निर्मित द्वीप समूह है। उसके बाद देखिए क्या चीज है, और ये चीज आप यहां डायग्राम से देख रहे हैं कि यहां पर कोई एक दो द्वीप नहीं है, कई द्वीपों का ये समूह है। तो यहां पर जो द्वीप समूह है उनको देखिए 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहां पर है लक्का द्वीप, सबसे पहले लक्का द्वीप, फिर है मिनिकॉय, मिनिकॉय, उसके बाद अमिनी द्वीप, अमिनी द्वीप। तो ये 3 प्रकार के यहां पर द्वीप समूह हैं। और ये चीज भी ध्यान रखनी है, 1973 से पहले तक इस भाग को, लक्षद्वीप को किस नाम से जाना जाता था, लक्का द्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप समूह इसको कहा जाता था। लेकिन 1973, ये चीज ध्यान रखनी है, 1973 में क्या किया गया, इसका नाम परिवर्तित कर कर इसको लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमिनी द्वीप की बजाय इसको क्या कहना प्रारंभ कर दिया गया, लक्षद्वीप इसका नाम रख दिया गया। ठीक है, क्या नाम रख दिया गया, लक्षद्वीप। और कब, 1973 के अंदर। ये चीज ध्यान रखेंगे। उसके अलावा देखिए अगर बात करें कि कौन कौन से महत्वपूर्ण यहां पर द्वीप स्थित हैं, तो 2 का नाम बताया गया है बुक के अंदर, ये चीज नोट करेंगे। एक तो है कवारत्ती, एक तो कवारत्ती है। कवारत्ती के बारे में क्या विशेष है कि जो कवारत्ती है ये जो लक्षद्वीप समूह है, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी है कौन सी, कवारत्ती। उसके बाद दूसरा जो नाम है उसको क्या बोलते हैं, ध्यान रखना है, अगाती। अगाती भी एक द्वीप है। और ये क्यों जानना है आपको कि लक्षद्वीप समूह का जो एकमात्र एयरपोर्ट है वो कहां पर है, अगाती द्वीप के अंदर है। ये चीज ध्यान रखनी है। मैंने बताया कि क्या है, कवारत्ती, ये क्या है, ये भाई राजधानी है इसकी, केंद्र शासित प्रदेश की। उसके अलावा जो दूसरा मैंने द्वीप बताया अगाती, ये किस लिए है, एयरपोर्ट है यहां पर। और देखिए एक और द्वीप है यहां पर ही जिसका की नाम है पक्षीपिटी। ठीक है, पक्षीपिटी द्वीप कहा जाता है उसको। वैसे बुक के अंदर बताया गया है पिटली द्वीप, पिटली द्वीप है इसी के अंदर ही। और पिटली जो द्वीप है यहां पर किसी भी प्रकार की कोई आबादी, कोई इंसान यहां पर निवास नहीं करता। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक बर्ड सेंचुरी बनाई गई है जिसको कि पीटी बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। और ये जो द्वीप है इसको पक्षी पीटी भी कहा जाता है। यहां से भाई पक्षी आते हैं देश विदेशों से
यहाँ पर अपना घोंसला बनाते हैं, अंडे वगैरह देने के लिए यहाँ पर आते हैं। कहाँ पर? पिटली द्वीप है, या फिर जिसको पक्षी पिटी भी कहा जाता है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो क्या बताया मैंने आपको? पिटली या फिर पक्षी पिटी, ये चीज है। बस इतना ही बताया गया इसके बारे में। उसके बाद जो दूसरा द्वीप समूह है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये कौन सा है? दूसरा केंद्र शासित प्रदेश, जिसका की नाम है अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार की अगर आप लोग लोकेशन देखेंगे तो कहां पर मिलेगा? ये आपको मिलेगा बंगाल की खाड़ी में। अब देखिए यहां पर जो मैंने रेड कलर से हिमालय बनाया है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये दक्षिण की तरफ मुड़ गया है। दक्षिण की तरफ मुड़ने के बाद जो बंगाल की खाड़ी है ना, उसके अंदर ये डूबा हुआ है पानी के अंदर, और उसके बाद दक्षिण में जाता जाता इसका ही कुछ भाग ऊपर दिखाई देता है, और इसी को ही क्या कहते हैं? अंडमान और निकोबार के नाम से जाना जाता है। अब यही पर्वत इस प्रकार से देखिए गया है, और यही आगे चलकर आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, द्वीपों के रूप में इस प्रकार से दिखाई देगा आपको ये, और एक नहीं यानी कि बहुत सारे द्वीप समूह होंगे, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो यही क्या है? अंडमान और निकोबार है। और ये तो खैर पर्वत इंडिया के अंदर का भाग है, लेकिन इसका कुछ भाग यहां पर म्यांमार से जाता है, और वो यहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन किसका? हिमालय का ही। और हिमालय को म्यांमार में क्या कहते हैं? अराकान योमा कहा जाता है। तो ये जो अंडमान निकोबार है, ये जो पर्वत है अराकान योमा, यानी कि हिमालय का ही नाम है म्यांमार में, उसका ये पार्ट है अंडमान निकोबार। तो ये जो द्वीप समूह मैंने बनाए हैं, इनको दो भागों के अंदर विभाजित किया गया है। अब दो भाग कौन कौन से हैं, ये चीज यहां पर देखेंगे। तो सबसे जो ऊपर वाले 3 द्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको अंडमान कहा जाता है। जो नीचे वाले 3 द्वीप दिखाई दे रहे हैं, इनको निकोबार कहा जाता है। यहां पर ये 6 द्वीप ही नहीं है, छोटे मोटे ये बहुत सारे आइलैंड्स आपको दिखाई देंगे, लेकिन मुख्य यहां पर दिखाए गए हैं आपको। अब 3 देखिए, अंडमान जो द्वीप समूह है, जो 3 मैंने यहां पर बनाए हैं, ये क्या है? अंडमान, और ये क्या है? निकोबार। तो अंडमान में भी देखिए किस प्रकार से विभाजित किया गया है। ये सबसे ऊपर वाला आप देख रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? उत्तरी अंडमान कहा जाएगा, उत्तरी अंडमान है। इसी प्रकार बीच वाला आप देखेंगे तो ये क्या है? मध्य अंडमान है, और नीचे वाला दक्षिणी अंडमान कहा जाएगा इसको। तो दक्षिणी अंडमान के बारे में एक चीज ध्यान रखनी है कि दक्षिणी अंडमान में क्या है कि अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो कहां पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अब जहां पर अंडमान खत्म होता है, उसके बाद निकोबार प्रारंभ होता है। तो अंडमान और निकोबार में देखिए पूरा ये बंगाल की खाड़ी है, लेकिन अंडमान और निकोबार के बीच में जो ये जलीय क्षेत्र है, तो ये जो जलीय क्षेत्र है, इसको क्या नाम दिया गया है? 10 डिग्री चैनल इसको कहा जाता है। ठीक है, तो पूछा जाता है एग्जाम में कि अंडमान और निकोबार के बीच में कितने डिग्री चैनल है? तो 10 डिग्री चैनल है यहां पर। उसके अलावा देखिए फिर ये जो निकोबार है, इसको भी किस नाम से जाना जाता है? जो सबसे उत्तर की तरफ जो निकोबार का पार्ट है, इसको क्या कहा जाता है? कार निकोबार। ये है आपका कार निकोबार। उसके बाद आप देखेंगे जो बीच वाला है, इसको लिटिल निकोबार कहा जाता है। और तीसरा जो है, इसको ग्रेट निकोबार कहा जाता है। ग्रेट निकोबार के बारे में एक चीज ध्यान रखनी है कि ग्रेट निकोबार जो है, यहां पर मिलेगा आपको इंदिरा पॉइंट है यहां पर। और इंदिरा पॉइंट क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ये चीज ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से ये है अंडमान निकोबार। अब देखिए एक चीज यहां पर रह गई थी, ये जो हमने तटीय मैदान पढ़े थे, यहां पर बताया गया है कि जो यहां पर आप देखेंगे जो पूर्वी तट है, यहां पर जो लेगून प्रकार की झीलें हैं वो अधिक मात्रा में पाई जाती है। वैसे तो यहां भी मिलेगी पश्चिमी तट पर, लेकिन उत्तर की तरफ यहां पूर्व की तरफ बताई गई है चिल्का लेक। जो चिल्का झील है, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि कहां पर है? उड़ीसा के अंदर है। ये जो हमने डिस्कस किया था उत्कल तट, यहां पर आप ये जो देख रहे हैं, ये क्या है? चिल्का झील है। अब चिल्का झील जो है वो किस प्रकार की झील है? लेगून झील भी कहा जाता है, अनूप झील भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो किस प्रकार की झील होगी ये? देखिए इस प्रकार की, यही चीज को हम बड़ा करके देखेंगे। इस प्रकार से ये सीमा आ रही है, यानी कि तटीय जो सीमा है। उसके बाद जो चिल्का झील है, इस प्रकार से देखिए, यानी कि सीमा इस प्रकार से हो गई है। यहां पर ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, कई जगह पर दिख रहा होगा। अब यहां पर क्या है कि जो समुद्र का पानी है वो डायरेक्ट यहां पर आता है अंदर,
पानी आ गया, लेकिन बाद में किसी अवरोध के कारण ये जो मार्ग है जहां से पानी आया था ये बंद हो गया। यानी कि हवा के द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वारा भी बंद हो सकता है, या पानी की लहरें बाहर निकल रही है तो उस समय में मिट्टी का अवरोध आ जाए। तो किसी प्रकार से ये जो बंद होने के कारण ये देखिए अंदर ही अंदर क्या है, एक झील नुमा स्ट्रक्चर बन गई है। इसी को ही क्या कहा जाता है, लेगून कहते हैं, अनूप झील इसको कहा जाता है। केरल के क्षेत्र में अगर इस प्रकार की झीलें पाई जाती है तो उनको कयाल कहा जाता है वहां पर। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो यहां पर आपको ये देखने को मिलेगी उड़ीसा के तट पर क्या, चिल्का झील मिलेगी, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह चीज नोट करेंगे। तो उसके अलावा देखिए अन्य कहां पर मिलेगी आपको, तो यहां पर आंध्र प्रदेश के तट पर यहां पर भी इस प्रकार की झील देखने को मिलेगी, जिसको किस नाम से जाना जाता है, कोलेरू, कोलेरू कहा जाएगा। केरल के तट में भी आप देखेंगे यहां पर मिलेगी आपको एक तो बेम्बनाड और अष्टामुडी, इस प्रकार से अष्टामुडी, समझ गए हैं ना। यानी कि समुद्र का पानी ही अंदर आता है, जो तटीय मैदान है, और बाद में किसी अवरोध के कारण ये पानी इकट्ठा होकर एक झील की स्ट्रक्चर बना लेता है, लेगून झील या फिर अनूप झील। केरल के अंदर इनको क्या कहा जाएगा, कयाल कहा जाता है। ये चीज ध्यान रखेंगे। उसके अलावा एक चीज और भी बताई गई है कि यहां पर जो नदियां प्रवाहित होती हैं, जो कि आप देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार है। देखिए कई नदियां निकलती हैं, जैसे इस प्रकार से आप लोग देखेंगे, यहां पर ग्रीन कलर से दिखाता हूं, जैसे कि ये गोदावरी नदी है। अब गोदावरी नदी निकल रही है तो ये क्या करती है, डेल्टा की फॉर्मेशन करती है। कई अन्य नदियां भी, जैसे कि आप देखेंगे ये कृष्णा नदी ने यहां पर डेल्टे का निर्माण कर दिया, यहां पर कावेरी नदी का डेल्टा बन रहा है यहां पर, ठीक है। इस प्रकार से इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जो प्रायद्वीपीय पठार से बहने वाली कई नदियां, जैसे कि ये देखेंगे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। कहां पर, पूर्वी तट पर। तो ये चीज बताई गई थी। तो ये आज का आपका चैप्टर था। एक चीज रह गई है, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो लक्षद्वीप के बारे में अभी मैं जब आपको बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो लक्षद्वीप है ये किसके निर्मित है, किससे निर्मित है, परवाल से निर्मित है। परवाल यानी कि कोरल की बात हो रही है यहां पर। कोरल क्या है, तो देखिए आप सब लोगों ने ये चीजें तो देखी होंगी, जैसे कि सिप्पी देखी होगी, सजावटी वस्तुएं भी रहती हैं, यानी जो सीप रहती है, सिप्पी समुद्री, तो सिप्पी है, या फिर शंख देखे होंगे आपने। तो ठीक इसी प्रकार से एक 2 सेंटीमीटर का एक और जीव होता है जिसका की नाम है, जिसको कि परवाल कहा जाता है, यानी पोलिप कहा जाता है। उसको क्या कहेंगे, सिलेंट्रेटा जो वर्ग है, आपने पढ़ा होगा जो साइंस के अंदर, बायोलॉजी में जो वर्गीकरण है जीवों का, उसके अंदर एक ग्रुप है सिलेंट्रेटा। तो एक सिलेंट्रेटा पोलिप नाम का एक जीव है, जो कि क्या करता है, जिस प्रकार से शंख है, सिप्पी है, घोंगा, ये सब आपने देखे होंगे। एक हार्ड खोल के अंदर, एक कठोर आवरण के अंदर ये रहते हैं, और ये जो आवरण है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ रहता है। तो ये जो पोलिप नाम का जीवाणु है, जो जीव है, ये भी क्या करता है, एक कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए खोल के अंदर ये रहेगा। इस प्रकार का एक खोल है कोई भी, ठीक है, इस प्रकार के खोल के अंदर ये रहता है। मान लीजिए समुद्र के अंदर का दृश्य है, ये समुद्र के अंदर कोई चट्टान है, पूरा पानी भरा हुआ है। तो इस प्रकार से ये आप क्या कह सकते हैं इसको, ये पोलिप है, सिलेंट्रेट पोलिप। अब ये जो पोलिप है, जब ये पोलिप है, बाहर का आवरण किससे बना हुआ है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, और ये इसकी खुराक भी यही है, खाने के लिए भी इसको ही काम में लेता है ये कैल्शियम कार्बोनेट को। और इसकी जो बॉडी से जो सिक्रीट होता है, स्त्राव जो निकलता रहता है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट के ही फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार से जब इसकी मृत्यु हो जाती है इस जीव की, तो कोई देखिए अन्य जो नया पोलिप है वो भी क्या करेगा, इसके ऊपर ही अपना इस प्रकार से आवरण तैयार करेगा, क्योंकि उसको खाने के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। तो इसके ऊपर वो इस प्रकार से घर बनाएगा अपना। ठीक इस प्रकार से ये मरेगा। तो इस प्रकार से ये क्या है, यही संरचना ऐसे इस प्रकार से बनती चली जाएगी। ये तो एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई है, ये हजारों लाखों की संख्या में समुद्र के अंदर इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रहती है। तो साथ साथ में इस प्रकार से देखिए और भी बन रहे हैं यहां पर। अब यहां पर ये क्या है, समुद्र का तल है, सी लेवल है। तो यहां पर यही स्ट्रक्चर जो कि कई लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई भी हो सकती है, छोटे स्तर पर भी हो सकती है, एक छोटे से द्वीप के रूप में भी हो सकती है। तो ये क्या करेगी, इस प्रकार से पानी से ये स्ट्रक्चर बाहर निकल आएगी। तो पानी पर ये किसी सतह की तरह दिखाई देगी, और अगर इसी सतह पर हम लोग रहना शुरू कर दें तो हम क्या कहेंगे
कि हम लोग किसी द्वीप पर निवास करते हैं। तो इस प्रकार से अगर किसी द्वीप का निर्माण हुआ है तो उसको ही क्या कहा जाता है, परवाल उसको कहा जाता है, परवाल से निर्मित द्वीप कहा जाता है। ठीक है, परवाल भित्ति, यानी परवाल से निर्मित ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, परवाल भित्ति कहा जाता है। ये कई प्रकार की बताई गई है आपके पुस्तक के अंदर। ठीक है, उसी हिसाब से जैसे कि देखिए जो मेन परवाल भित्ति का एग्जांपल आप देखेंगे तो जो ऑस्ट्रेलिया है यहां पर आपको देखने को मिलेगी द ग्रेट बैरियर रीफ, यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ है। देखिए जैसे कि ये आपका क्या है, इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी तरफ आप देखेंगे तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर बताई है ना, तो कोरल ने इस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण कर दिया है। तो इसी को क्या कहते हैं, द ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। किसी भी प्रकार की जो भाई तेज लहरें हैं सुनामी टाइप की, उससे क्या करती है, बचाव का कार्य करती है। यहां पर आप देखेंगे तेज तरंगे मिलेंगी लहरें पानी की, यहां पर शांत जल मिलेगा। तो इस प्रकार से तो ये पॉलिप जो जीव है ये आमतौर पर ऐसी जगहों पर ही मिलेंगे आपको, कहां पर, जो विषुवत रेखा उसके आसपास के क्षेत्रों में गर्म जल होना चाहिए और ज्यादा दूर नहीं। यहां पर आप लोग देख रहे हैं भाई ये तट है मालाबार तट, तो इससे थोड़ा सा ही आगे है। ये गहरे समुद्र में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, छिछले जल के अंदर ही देखने को मिलेगी इस प्रकार की स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार से इस द्वीप का निर्माण हुआ, लक्षद्वीप का। तो देखिए फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, और जो चैप्टर नंबर 2 है इसको पूरी तरह से हमने खत्म कर दिया है और हर एक चीज को हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश की। उम्मीद है आपको पूरी तरह से चैप्टर समझ आ गया होगा। तो देखिए अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके अलावा आप लोग क्या करें, चैनल को देखिए जरूर से सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ भी चैनल का जरूर से प्रचार करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ में जुड़ पाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।